हाय फ्रेंड्स, आज हम मैनेजमेंट या प्रबंधन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे संसाधन प्रबंध अर्थात एचआरएम। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर मानव संसाधन प्रबंध। तो मानव संसाधन प्रबंध क्या है? केवल कर्मचारियों को काम पर रखने और उन्हें वेतन देने तक सीमित नहीं होता है। यदि आपने कभी सुना हो कि एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्रबंधन या मैनेजमेंट क्या है, केवल कर्मचारियों को काम पे रखते हैं और उन्हें वेतन देने की बात करते हैं। यहाँ तक ये सीमित नहीं है, ये इससे भी आगे बढ़ के है। आधुनिक प्रबंधन में इसकी संकल्पना बहुत ही ज्यादा व्यापक हो गई है। इसके बारे में काफी ज्यादा अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले देखें मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल के बारे में। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर्मचारी को केवल एक संसाधन मतलब रिसोर्स नहीं मानता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हमारे कर्मचारी को केवल एक संसाधन मतलब रिसोर्स नहीं मानता, बल्कि उन्हें संगठन की सबसे मूल्यवान संपत्ति मतलब मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स मानता है। किसे? कर्मचारियों को। मशीनों का मूल्य समय के साथ कम होता जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि मशीनें जितनी भी हमारे कंपनी के अंदर लगी होती है, तो उनका मूल्य क्या समय के साथ कम होता जाता है, मतलब डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन मानव संसाधन का मूल्य अनुभव और प्रशिक्षण के साथ बढ़ता ही है, ये कम नहीं होता है। फिर लक्ष्य को एकीकरण की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संगठनात्मक लक्ष्य है, जो कंपनी का विकास और लाभ होता है। क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संगठनात्मक लक्ष्य तुम्हारे क्या कंपनी का विकास और लाभ होता है। और व्यक्तिगत लक्ष्य लक्ष्य मतलब जो कर्मचारी को कैरियर विकास और उच्च वेतन है, इनके बीच में एक बेहतरीन तालमेल बिठाना हमारे किसका? एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कार्य होता है। आप इसे याद रखेंगे लक्ष्यों के एकीकरण में। फिर विकास की यात्रा की बात करें तो पहले इसे केवल कार्मिक प्रबंधन जो हमारे पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं, वो कहा जाता था। एचआरएम होते थे, एचआरएम को केवल पर्सनल मैनेजमेंट या कार्मिक प्रबंध कहा जाता था, जहां काम केवल नियम लागू करना होता है। जिसका काम क्या होता है? केवल नियम लागू करना होता था, हाजिरी और वेतन देना होता था। आज एचआरएम कर्मचारी के मनोविज्ञान, उनके व्यवहार और कार्य संतुष्टि पर केंद्रित है। आज का जो एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये क्या हमारे कर्मचारी के मनोविज्ञान और उनके व्यवहार और कार्य संतुष्टि पर केंद्रित है। तो इस तरह हमने देखी जो हमारी एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की संकल्पना है उसके बारे में। अब हम देखेंगे एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो देखेंगे इसके विस्तृत क्षेत्र के रूप में, तो एचआरएम का कार्य क्षेत्र क्या है? कर्मचारियों के संगठन में प्रवेश करने से पहले ही शुरू हो जाता है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कार्य क्षेत्र क्या है? हमारे कर्मचारी के संगठन में जब प्रवेश होता है उससे पहले ही शुरू हो जाता है, उसके रिटायरमेंट या फिर नौकरी छोड़ने के बाद तक चलता रहता है। हम इसके बारे में तीन पहलुओं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जो एचआरएम का क्षेत्र है, इसके बारे में तीन पहलुओं के बाद माध्यम से समझेंगे। पहला पहलू आता है हमारा कार्मिक पहलू, जो पर्सनल एस्पेक्ट्स है उसकी बात करें तो ये पहलू हमारे मानव संसाधन के प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों से जुड़ा हुआ है। ये पहलू हमारे क्या है? मानव संसाधन के प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों से जुड़ा हुआ है। बात करें पर्सनल पहलू की, तो इसमें कौन-कौन से कार्य शामिल होते हैं, इनकी बात करें। पहला कार्य आता है हमारा जनशक्ति नियोजन। पहला कार्य क्या आता है हमारा? जनशक्ति नियोजन, जिसे मैन पावर प्लानिंग कहते हैं। तो भविष्य के लिए वैज्ञानिक अनुमान लगाना। इसके अंदर क्या किया जाता है? भविष्य के लिए वैज्ञानिक अनुमान लगाए जाते हैं। कंपनी को अगले 1 साल में कितने लोगों की, किस विभाग में और किस कौशल वाले लोगों की, तो क्या हमारी कंपनी को अगले 1 साल में कितने लोगों की, किस विभाग में और किस कौशल वाले लोगों की आवश्यकता होगी, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। इसे हम कहते हैं जनशक्ति नियोजन या फिर मैन पावर प्लानिंग। फिर भर्ती और चयन की बात करें, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की, तो योग्य उम्मीदवारों का एक बड़ा पूल बनाना। क्या? योग्य उम्मीदवारों का एक बड़ा पूल बनाना और विभिन्न लिखित मनोवैज्ञानिक परीक्षणों और साक्षात्कारों के माध्यम से क्या योग्य उम्मीदवारों का एक बड़ा पूल बनाना और विभिन्न लिखित या फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों और साक्षात्कारों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को खोजना। देखिए प्रशिक्षण और विकास की बात करें, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करें, तो नए कर्मचारी को काम सिखाना और जो पुराने कर्मचारी है, नए कर्मचारी को काम सिखाना और पुराने कर्मचारी को कौशल मतलब स्किल को निखारना, मतलब अप स्किलिंग करना, ताकि वे जो नई नई तकनीकें आती है जैसे हमारा एआई और नए नए सॉफ्टवेयर उनके अनुकूल बन सके। तो ये हम देख रहे हैं एचआरएम के कार्य, एचआरएम के क्या देख रहे हैं? कार्य या फिर स्कोप की बात कर रहे हैं, जो हमारे किसी नजरिए से, तो ये हमारा क्या है? कर्मचारी के पहलू के नज़रिए से, जिसमें सबसे पहले जनशक्ति नियोजन, दूसरा फिर भर्ती और चयन, तीसरा हमारा प्रशिक्षण और विकास, चौथा हमारा क्या था? निष्पादन मूल्यांकन, चौथा क्या था हमारा? परफॉर्मेंस अप्रेज़ल या फिर निष्पादन मूल्यांकन की बात करें, तो कर्मचारी के काम का वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीके से क्या?
कर्मचारी के काम का वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन करना, ताकि हमारा पदोन्नति और वार्षिक वेतन वृद्धि का सही निर्णय लिया जा सके। और हमारे क्या वार्षिक वेतन वृद्धि का सही निर्णय लिया जा सके, ताकि हमारे क्या पदोन्नति और जो हमारा इंक्रीमेंट है इसका सही निर्णय लिया जा सके। फिर पारिश्रमिक की बात करें, कंपेंसेशन मैनेजमेंट की, तो कर्मचारियों के लिए न्याय संगत वेतन, बोनस और अन्य जो वित्तीय भत्ते हैं, इंसेंटिव्स, ये तय करना, ताकि वे काम के प्रति प्रेरित रहें। तो इस तरह हमने ये नजरिया देखा, किसके नजरिए से? कर्मचारी के नजरिए से देखा। अब कल्याणकारी पहलू की तरफ से देखें, एस्पेक्ट्स कौन सा? कल्याणकारी पहलू हमारी एचआरएम का। तो एक स्वस्थ और खुशहाल जो कर्मचारी है उसकी उत्पादकता हमेशा ज्यादा होती है। यदि एक स्वस्थ और खुशहाल कर्मचारी है तो उसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी हमेशा ज्यादा होती है। और ये पहलू क्या हमारे कर्मचारी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। ये पहलू हमारे क्या कर्मचारी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। बात करें सुरक्षित कार्य वातावरण की, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट की, तो कारखानों और दफ्तरों में क्या? तो कारखानों और दफ्तरों में उचित रोशनी, हवा, स्वच्छता, खतरनाक मशीनों से बचाव। क्या क्या हमारे कारखानों और दफ्तरों में हमारे क्या? उचित रोशनी, हवा, स्वच्छता और खतरनाक मशीनों से बचाव। इसके लिए सुरक्षा उपकरण जो सेफ्टी गियर्स है वो प्रदान किए जाते हैं। दूसरे सुविधाओं की बात करें, फ्रिंज बेनिफिट्स की, तो कार्यस्थल पर कैंटीन, परिवहन की सुविधाएं, चिकित्सा बीमा, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, महिला कर्मचारियों के लिए क्रैच, यहाँ जहाँ वे काम के दौरान अपने छोटे-छोटे बच्चों को रखती है, ये सब की व्यवस्था रखना भी हमारा एचआरएम का ही कार्य है। तो ये पहलू हमारा कौन सा है? हमारे कल्याणकारी पहलू है। तो एचआरएम के कार्य देख रहे हैं एस्पेक्ट्स के हिसाब से। फिर कार्य जीवन संतुलन की बात करें, वर्क लाइफ बैलेंस की, तो कर्मचारी को काम के तनाव से बचाने के लिए उचित छुट्टियां मतलब लीव्स, काम के घंटों में लचीलापन जैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करना। तो ये हमारे क्या सामाजिक पहलू है? कौन से पहलू हमारे? कल्याणकारी या वेलफेयर या सामाजिक पहलू है। अब देखेंगे हम औद्योगिक संबंधित पहलू। कौन से? औद्योगिक संबंधित पहलू की बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्पेक्ट्स। तो ये पहलू मुख्य रूप से हमारे प्रबंधन, मैनेजमेंट और कर्मचारी के बीच के संबंधों को प्रबंधित करता है, ताकि हमारी कंपनी में काम सुचारू रूप से चलता रहे। पहला हमारा आता है पहलू में पॉइंट आता है सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग की। तो वेतन वृद्धि, बोनस, काम की शर्तों पर, या वेतन वृद्धि, बोनस या फिर काम की शर्तों पर प्रबंधन और ट्रेड यूनियन, क्या किस-किस के बीच में? प्रबंधन और ट्रेड यूनियन के बीच शांतिपूर्ण बातचीत और समझौते करना। दूसरा आता है शिकायत निवारण मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल की, कर्मचारी की छोटी-बड़ी जो समस्याएँ, असंतोष और शिकायतों को सुनने। क्या? छोटी-बड़ी समस्याओं, असंतोष और शिकायतों को सुनने और उन्हें समय पर सुलझाने का एक पारदर्शी तंत्र बनाना। क्या? कर्मचारी की छोटी-बड़ी समस्याओं, असंतोष और शिकायतों को सुनने और उन्हें समय पर सुलझाने का एक पारदर्शी तंत्र बनाना। और हमारी बात करें औद्योगिक शांति की, तो असंतोष को बढ़ने से रोकना। क्या? असंतोष को बढ़ने से रोकना, ताकि हमारे हड़ताल या तालाबंदी जैसी जो हमारे नकारात्मक स्थितियां पैदा ना हो और संगठन में अनुशासन बना रहे। तो इस तरह हमने तीनों पहलू देख लिए। कौन कौन से पहलू थे? एक तो हमारा कौन सा था? कार्मिक पहलू, जो हम देख रहे थे मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र की। तो पहला पहलू तो हमारा कार्मिक पहलू, जिसमें हमने देखा जनशक्ति नियोजन, भर्ती और चयन, प्रशिक्षण और विकास, निष्पादन मूल्यांकन, पारिश्रमिक। फिर दूसरा पहलू तुम्हारा कौन सा? कल्याणकारी पहलू, जो हमारा वेलफेयर एस्पेक्ट था, जिसमें हमने देखा सुरक्षित कार्य वातावरण, सुविधाएं। तीसरा तुम्हारा कौन सा? कार्य जीवन संतुलन। तीसरा पहलू तुम्हारा कौन सा? औद्योगिक संबंध पहलू, जिसमें हमने देखा सामूहिक सौदेबाजी, शिकायत निवारण और औद्योगिक शांति। इस तरह हमने तीनों पहलू के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे किसकी एचआरएम की प्रकृति से संबंधित है। बात करें ये, तो ये एक सतत प्रक्रिया मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एचआरएम कोई एक बार का काम नहीं होता, ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, जो तब तक चलती रहती है जब तक हमारा संगठन मौजूद रहता है। फिर बात करें सर्वव्यापी कार्य, तो यह केवल मानव संसाधन एचआर विभाग का काम नहीं है। ये केवल मानव संसाधन विभाग का काम नहीं है। हर स्तर के जो मैनेजर होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो या मार्केटिंग मैनेजर, उनको अपने अधीन काम करने वाले लोगों का प्रबंधन करना ही पड़ता है। तो ये कुछ प्रकृति के कुछ 1-2 पॉइंट और है। अब बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, बात करें नियोजन की, तो मानव संसाधन नियोजन की बात करें। तो बात करें इसकी संकल्पना की, तो ये कैसे संकल्पना है? विस्तृत संकल्पना है। तो मानव संसाधन नियोजन क्या है? एक भविष्योन्मुखी, फ्यूचर ओरिएंटेड और सतत मतलब कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। तो मानव संसाधन नियोजन क्या है? एक भविष्योन्मुखी और सतत प्रक्रिया है, जिसका मूल मंत्र क्या है? सही संख्या में सही प्रकार के लोगों को सही समय पर और सही स्थान पर उपलब्ध कराना। तो इसका मूल मंत्र क्या? हमारे मानव संसाधन नियोजन का सही संख्या में सही प्रकार के लोगों को सही समय पर, सही स्थान मतलब सही पद पर उपलब्ध कराना, ताकि वे ऐसे कार्य कर सके जिससे हमारे संगठन और व्यक्ति दोनों के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, जिससे हमारे क्या संगठन और व्यक्ति दोनों के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके।
बात करें इसकी तो ये केवल यह गिनना नहीं है कितने लोग चाहिए, ये केवल यह केवल ये गिनना नहीं होता कि कितने लोग चाहिए, बल्कि ये जानना हुई है जिसमें के कौन से कौशल मतलब स्किल की योग्यताएँ होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एचआरपी के मुख्य उद्देश्य और उसके महत्व के बारे में मतलब ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस के बारे में बातचीत करेंगे मतलब मानव संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य और उसके महत्व के बारे में बातचीत करेंगे। तो कर्मचारी की कमी या अधिकता को रोकने के अलावा क्या ये क्या करता है? कर्मचारी की कमी भी को भी रोकता है, तो अधिकता को भी रोकता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे अन्य मुख्य उद्देश्य होते हैं, जैसे भविष्य के विस्तार की तैयारी। क्या भविष्य के विस्तार की तैयारी भी यही देखता है? क्या भविष्य के विस्तार की तैयारी भी यही देखते हैं? यदि कंपनी भविष्य में नई शाखाएँ खोल ले या फिर नया उत्पाद लॉन्च करने वाली है। यदि भविष्य में क्या जो कंपनी है नई शाखाएँ खोल ले या फिर नया उत्पाद लॉन्च करने वाली है, तो एचआरपी पहले से ही उसके लिए क्या आवश्यक कर्मचारी की रूपरेखा तैयार कर लेती है। आप इसे याद रखें एचआरपी पहले से ही क्या उसके लिए आवश्यक कर्मचारी की रूपरेखा तैयार कर लेता है। बात करें हमारे दूसरे उद्देश्य की, ये आता है हमारा तकनीकी बदलावों का सामना करना मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जब कंपनी में नई तकनीक जैसे हमारे कंप्यूटर या फिर एआई आती है, तो एचआरपी ये तय करता है कि कितने पुराने कर्मचारी को नई ट्रेनिंग देनी है और कितने नए तकनीकी विशेषज्ञों को काम पर रखना है। तो ये भी हमारे एचआरपी ही तय करता है। फिर श्रम लागत पर नियंत्रण की बात करें जिसे कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं। तो यदि कर्मचारी आवश्यकता से अधिक है, सरप्लस है, तो कंपनी को बिना दाम के वेतन देना पड़ता है। बिना दाम के बिना काम के वेतन देना पड़ता है। इसका मतलब है यदि कर्मचारी आवश्यकता से अधिक है, सरप्लस है, तो कंपनी को बिना काम के वेतन देना पड़ता है और यदि कम है, काम रुक जाता है और ओवरटाइम का खर्चा बढ़ता है। तो एचआरपी क्या करता है? हमारी इस लागत को संतुलित करने का काम करता है। फिर उत्तराधिकार नियोजन की बात करें सक्सेशन प्लानिंग की कि जब कोई वरिष्ठ अधिकारी रिटायर होता है या नौकरी छोड़ के चला जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए कंपनी के भीतर से ही योग्य व्यक्तियों को पहले से तैयार किया जाता है। क्या उसका स्थान लेने के लिए कंपनी के भीतर से ही क्या योग्य व्यक्तियों को पहले से तैयार करना एचआरपी का ही एक हिस्सा है। तो हमने उद्देश्य देख लिए। अब बात करेंगे हमारे मानव संसाधन नियोजन की प्रक्रिया मतलब एचआरपी का प्रोसेस क्या है उसकी बात करें। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है एचआरपी की। एचआरपी कोई अनुमान नहीं है, मतलब गेस वर्क नहीं होता है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, तो बहुत सारे चरणों को मिलके बनती है। चरणों की बात करें तो पहला चरण कौन-सा है इसमें? पहला चरण आता है हमारा कौन-सा? संगठनात्मक उद्देश्यों का विश्लेषण करना। क्या? संगठनात्मक उद्देश्यों का विश्लेषण करना मतलब एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले क्या कंपनी के व्यावसायिक लक्ष्यों को देखा जाता है। क्या सबसे पहले कंपनी के जो व्यावसायिक लक्ष्य हैं उनको देखा जाता है। जैसे कि यदि कंपनी का लक्ष्य अगले साल अपनी उत्पादन को दुगना करना है, तो स्पष्ट है कि अधिक मानव संसाधन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले चरण में क्या किया जाता है? संगठनात्मक उद्देश्यों का विश्लेषण किया जाता है। दूसरे चरण में क्या किया जाता है? वर्तमान मानव संसाधनों का आकलन किया जाता है, मतलब करंट एचआर इन्वेंटरी का आकलन किया जाता है। कंपनी ये देखती है कि उसके पास वर्तमान में कितने कर्मचारी हैं, उनकी उम्र क्या है, उनके कौशल क्या है और कितने लोग इस साल रिटायर होने वाले हैं। तो वर्तमान संसाधनों का आकलन करती है। तीसरे चरण में क्या करती है? तीसरे चरण की बात करें तो मानव संसाधन की मांग का पूर्वानुमान लगाया जाता है। क्या मानव संसाधन की मांग का पूर्वानुमान लगाया जाता है मतलब डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है। इसमें भविष्य में आवश्यक कर्मचारी की संख्या और प्रकार का अनुमान लगाया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? भविष्य में आवश्यक कर्मचारी की संख्या और प्रकार का अनुमान लगाया जाता है और इसे कार्यभार विश्लेषण मतलब वर्कलोड एनालिसिस भी कहते हैं। और ये देखा जाता है कि भविष्य के काम को पूरा करने के लिए या भविष्य के काम को पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी या भविष्य के काम को पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। चौथे चरण की बात करें तो मानव संसाधन की आपूर्ति का पूर्वानुमान लगाया जाता है। क्या मानव संसाधन की आपूर्ति का पूर्वानुमान लगाया जाता है जिसमें हमारा क्या होता है? सप्लाई फोरकास्टिंग। इसमें ये देखा जाता है कि जो मांग उत्पन्न हुई है, कर्मचारी की बात करें तो वो जो मांग उत्पन्न हुई है उसे कहाँ से पूरा किया जाएगा और इसे कार्यबल विश्लेषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्यबल विश्लेषण कहते हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस। जिसमें ये देखा जाता है कि जहाँ जो मांग उत्पन्न हुई है, कर्मचारी की मांग उत्पन्न हुई है जो रिटायर हो गए उनकी जगह, तो उसे कहाँ से पूरा किया जाएगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कार्यबल विश्लेषण कहते हैं। और आपूर्ति 2 जगह से पूरी होती है। एक तो आंतरिक आपूर्ति होती है और एक क्या होती है? बाहरी आपूर्ति होती है। आंतरिक आपूर्ति की बात करें तो कंपनी के अंदर जो नीचे से प्रमोट करके या ट्रांसफर के द्वारा हमारे आंतरिक आपूर्ति होती है। बाहरी आपूर्ति की बात करें तो इसमें हमारा नए-नए बाहर से लोगों को भर्ती किया जाता है। 5वें चरण की बात करें तो माँग और आपूर्ति का मिलान किया जाता है, जो गैप एनालिसिस है वो किया जाता है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि माँग और आपूर्ति में क्या अंतर है।
और इसमें 2 तरह की स्थितियाँ बन जाती है। माँग और आपूर्ति की बात करें तो इसमें अंतर के बाद कमी निकलती है। जब कर्मचारी की माँग ज़्यादा हो और आपूर्ति कम हो, और अधिकता की बात करें जब कर्मचारी ज़रूरत से ज़्यादा हो। छठे चरण में क्या है? कार्य योजना का तैयार करना, मतलब एक्शन प्लान तैयार करना। अंतराल मतलब गैप के आधार पे एचआर विभाग कदम उठाता है। क्या? गैप के आधार पे जो एचआर विभाग है ये कदम उठाता है क्या? तो हमारी स्थिति कौन-सी है? पहली स्थिति हो यदि कमी है मतलब शॉर्टेज है, तो नई भर्ती की जाती है, चयन किया जाता है या फिर वर्तमान अधिकारियों को ओवरटाइम करने के लिए कहा जाता है। और यदि अधिकता सरप्लस है, तो नई भर्तियों पर रोक लग जाती है, कर्मचारियों का दूसरे विभागों में ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआर दे दी जाती है या फिर ले ऑफ मतलब छटनी कर दी जाती है। तो एचआरएम के कारण ये है, चरण के हिसाब से। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं, जैसे एचआरएम पर बाह्य कारकों का प्रभाव की। तो एचआरपी केवल कंपनी के अंदर की स्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। एचआरपी केवल क्या है? कंपनी के अंदर की स्थितियों पर निर्भर नहीं करता। इस पर हमारी सरकारी नीतियों, श्रम कानूनों और बाजार में उपलब्ध शिक्षा, कौशल, जो लेबर मार्केट है, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लचीलेपन या फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, हमारे एक अच्छी मानव संसाधन योजना हमेशा लचीली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल मतलब लचीली होनी चाहिए, ताकि अचानक आए जो बदलाव होते हैं, जिसमें महामारी, आर्थिक मंदी, इनके अनुसार उसे तुरंत बदला जा सके। एचआरपी यह तय कर देता है, एचआरपी यह तय करके देता है कि संगठन को कितने और कैसे लोग चाहिए, और इसके तुरंत बाद इन लोगों को खोजने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? भर्ती कहते हैं। तो अब देखेंगे हम अगला टॉपिक, भर्ती, जिसे रिक्रूटमेंट कहते हैं। भर्ती की बात करें तो भर्ती की संकल्पना और प्रकृति की बात करें तो भर्ती क्या है? भर्ती वो प्रक्रिया है जो नौकरी चाहने वाले, जिनको हम कहते हैं जॉब सीकर्स, और नौकरी देने वाले जिसे एम्प्लॉयर्स कहते हैं, उनको एक साथ लेके आती है। भर्ती क्या है? हमारे नौकरी चाहने वाले और नौकरी देने वाले, इन दोनों को एक साथ लेके आती है। ये हमारे मानव संसाधन नियोजन और चयन, इन दोनों के बीच की एक कड़ी है, ब्रिज की तरह काम करती है। किसके? मानव संसाधन नियोजन और चयन, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज या कड़ी की तरह काम करती है भर्ती। बात करें भर्ती क्या है? एक सकारात्मक प्रक्रिया है। भर्ती क्या है? एक सकारात्मक प्रक्रिया है। बात करें क्यों? क्योंकि भर्ती को एक सकारात्मक प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी उम्मीदवार को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। जो भी उम्मीदवार है उसको अस्वीकृत मतलब रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रिक्त पद के लिए अधिक से अधिक लोगों को आवेदन के लिए प्रेरित करना है। क्या कभी भी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकालते हैं उसमें ये नहीं लिखते कि ये चीजें है उसमें नहीं होनी चाहिए, केवल ये बताया जाता है कि उसके अंदर ये योग्यताएं होनी चाहिए, इसीलिए सकारात्मक प्रक्रिया कहेंगे, ताकि हमारी कंपनी के पास चुनाव करने के लिए एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल इकट्ठा हो सके। इसलिए क्या है भाई, इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो रिक्त पद है, खाली पद है, उनके लिए अधिक से अधिक लोगों को आवेदन के लिए प्रेरित करना, ताकि कंपनी के पास चुनाव करने के लिए एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल इकट्ठा हो सके, जिससे क्या ज्यादा से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे। जिससे क्या, जितने ज़्यादा आवेदन प्राप्त होंगे, एक योग्य व्यक्ति को चुनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। क्या होगा? एक योग्य व्यक्ति को चुनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी, इसीलिए इसे सकारात्मक प्रक्रिया कहेंगे। बात करें भर्ती के स्रोत की, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें, तो रिक्त पदों को भरने के लिए संगठन मुख्य रूप से 2 स्रोतों का उपयोग करता है। ये जो रिक्त पद है, तो रिक्त पदों को भरने के लिए संगठन क्या मुख्य रूप से 2 स्रोतों का उपयोग करता है। एक स्रोत होता है हमारा आंतरिक और दूसरा होता है बाहरी। सबसे पहले बात करेंगे आंतरिक स्रोत की। आंतरिक स्रोत की बात करें तो जब कंपनी अपने वर्तमान कर्मचारियों में से ही जब कंपनी क्या अपने वर्तमान कर्मचारियों में से ही किसी को चुनकर खाली पद को भरती है, तो उसे आंतरिक भर्ती कहते हैं। और बात करें इसके, तो इसके भी हमारे 2 तरीके होते हैं। तो आंतरिक स्रोत में बात करें तो इसके में हमारे 2 तरीके होते हैं। एक तो ट्रांसफर के माध्यम से और एक प्रमोशन के माध्यम से। ट्रांसफर के माध्यम से देखें तो किसी कर्मचारी को एक विभाग से दूसरे विभाग में या एक शाखा से दूसरी शाखा में भेजना ट्रांसफर कहलाता है। तो किसी भी कर्मचारी को एक विभाग से दूसरे विभाग में या फिर एक शाखा से दूसरी शाखा में भेजना ही ट्रांसफर कहलाता है। इससे हमारे इसमें क्या होता है, कर्मचारी के वेतन, पद और जिम्मेदारी में कोई खास बदलाव नहीं आता। जैसे जयपुर ब्रांच के क्लर्क को दिल्ली ब्रांच में क्लर्क की जॉब पे भेज देना, ये हमारे क्या कहलाता है? ट्रांसफर कहलाता है। फिर आता है प्रमोशन, तो किसी कर्मचारी को उसके वर्तमान पद से ऊंचे पद पर नियुक्त करना। इसमें हमारे कर्मचारी का वेतन, सम्मान और जिम्मेदारी तीनों ही बढ़ जाते हैं। इसमें हमारे क्या होता है? तीनों चीजें बढ़ जाती है। कौन कौन सी चीजें? कर्मचारी का वेतन, सम्मान और जिम्मेदारी। जैसे क्लर्क को प्रमोट करके क्या बना दिया गया? मैनेजर बना दिया गया। तो इस तरह हमने क्या देखा? ये आंतरिक स्रोत है। अब बात करेंगे आंतरिक स्रोत के क्या क्या लाभ है। आंतरिक सोर्स या फिर इंटरनल सोर्स के क्या क्या लाभ है? इससे कर्मचारी प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और ये प्रक्रिया सस्ती होती है, तेज होती है,
और कंपनी के जो कर्मचारी हैं, उनके स्वभाव और काम को पहले से ही पता होता है। जो कर्मचारी कंपनी है, तो कंपनी को कर्मचारी का स्वभाव कैसा है और उसका काम करने का तरीका कैसा है, ये सब पहले से ही पता होता है। फिर आंतरिक स्रोत की कमियों की बात करें, तो कंपनी में नए खून, जो फ्रेश टैलेंट या फिर हमारे न्यू आइडियाज़ है, उसका प्रवेश रुक जाता है। सबसे पहली बड़ी कमी ये रहती है, नए खून का प्रवेश रुक जाता है या नए टैलेंट का प्रवेश रुक जाता है और उसके पास विकल्प कैसे होते हैं? सीमित ही होते हैं। और इसमें क्या जो कंपनी है, तो कंपनी के पास विकल्प सीमित होते हैं, उनमें से प्रमोट करना है या उनमें से ट्रांसफ़र करना है। अब देखेंगे एक्सटर्नल सोर्स, जो बाहरी स्रोत की बात करें, तो जब रिक्त पदों को भरने के लिए क्या जब रिक्त पदों को भरने के लिए संगठन के बाहर से नए उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाता है, तो उसे बाहरी भर्ती कहते हैं और आधुनिक समय में इसके बहुत सारे तरीके हैं। कौन कौन से तरीके? पहला तरीका आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब प्रत्यक्ष भर्ती। तो कारखाने या ऑफिस के गेट पर एक नोटिस चिपका दिया जाता है और यह आमतौर पर अकुशल, जो अनस्किल्ड, जो दिहाड़ी मजदूर है, उनकी भर्ती के लिए किया जाता है कि वह हमें इतने लोग चाहिए। फिर आकस्मिक आवेदन की बात करें, कैजुअल कॉलर्स की बात करें, तो कई प्रतिष्ठित कंपनियों में लोग बिना वैकेंसी के भी अपना बायोडाटा दे जाते हैं और कंपनी इनका डेटाबेस में बना लेती है, इनका एक डेटाबेस बना लेती है और जरूरत पड़ने पर इन्हें बुला भी लेती है। विज्ञापन की बात करें, एडवर्टाइजमेंट की, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या टेलीविजन में विज्ञापन देना, या समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या फिर टेलीविजन में विज्ञापन देना। जब कंपनी को बड़ी संख्या में या किसी बहुत ही विशिष्ट तो कौशल वाले लोगों की आवश्यकता होती है, तो ये तरीका सबसे ज्यादा प्रभावी होता है कौन सा? विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट का। एक तरीका आता है हमारा कौन सा? रोजगार कार्यालय, मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, तो सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यालय जहां बेरोजगार युवा अपना पंजीकरण करा सकते हैं और रोजगार देने वाले वहां से रोजगार को ले सकते हैं, जो बेरोजगार युवा हैं उनको हायर कर सकते हैं। फिर बात करें प्लेसमेंट एजेंसियां और संबंध जो परामर्शदाता, तो प्लेसमेंट एजेंसीज और कंसल्टेंट की बात करें, तो निजी कंपनियां, जो प्राइवेट एचआर एजेंसियां होती है, जो तकनीकी और प्रबंधकीय पदों, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए योग्य उम्मीदवारों को ढूंढ कर लाती है, लेकिन इसके बदले में पैसा लेती है। योग्य उम्मीदवारों को ढूंढ के तो लाती है, लेकिन बदले में क्या करती है? फीस लेती है। फिर कैंपस भर्ती की बात करें, कैंपस रिक्रूटमेंट की, तो कंपनियां सीधे विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम्स और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाती है। कंपनी का सीधे विश्वविद्यालयों, आईआईटीज, आईआईएम्स और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाती है और अंतिम वर्ष के छात्रों का सीधे चुनाव कर लेती है। वह अंतिम वर्ष के जो छात्र होते हैं, उनका सीधा चुनाव कर लेती है, जहां से एकदम फ्रेश और युवा टैलेंट मिलता है। फिर वेब प्रकाशन और या फिर जॉब पोर्टल्स की बात करें, वेब पब्लिशिंग की, आज के डिजिटल युग का सबसे लोकप्रिय तरीका है। इंटरनेट पर नौकरी डॉट कॉम, मॉन्स्टर, इंडीड, लिंक्डइन जैसे जो हमारे वेबसाइट हैं, उनके माध्यम से दुनिया भर से उम्मीदवारों को छांटा जाता है, उम्मीदवारों को ढूंढा जाता है। तो ये हमने बहुत सारे तरीके देखे बाहरी सोर्स के, जिसके माध्यम से रिक्रूटमेंट या भर्ती की जाती है। अब हम देखेंगे बाहरी स्रोत के लाभ क्या है। तो कंपनी को नई प्रतिभा, जो फ्रेश टैलेंट, इससे मिलता है। चुनाव के लिए बहुत बड़ा विकल्प, मतलब वाइडर चॉइस मिलती है और योग्य पेशेवर जो लोग हैं कंपनी में आते हैं। कमी की बात करें, बाहरी स्रोत की कमियां क्या है, तो यह एक लंबी और बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है। कई बार क्या है, बाहर से नए लोगों को ऊंचे पदों पर आते देख जो पुराने कर्मचारी है वो निराश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा तो प्रमोशन किया नहीं, और जो प्रमो ऊपर के पद है उन पर बाहर से लोगों को बुला लिया। तो निष्कर्ष के रूप में देखें, तो भर्ती के माध्यम से कंपनी के पास आवेदनों का एक बहुत बड़ा ढेर पूल इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद कंपनी का असली और कठिन काम शुरू होता है, क्या? अयोग्य लोगों को छांट हटाना और सबसे बेहतरीन लोगों को चुनना, जिससे क्या चयन कहा जाता है, जिसे सिलेक्शन या चयन कहा जाता है। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा क्या आंसर? चयन, जिसे सिलेक्शन कहते हैं। तो सिलेक्शन क्या है? तो सिलेक्शन की विस्तृत संकल्पना और प्रकृति की बात करें, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें, चयन क्या है? तो चयन वो प्रक्रिया है जिसमें क्या नौकरी के लिए आवेदन करने वाले कई उम्मीदवारों में से या नौकरी के लिए आवेदन करने वाले कई उम्मीदवारों में से उस व्यक्ति को चुना जाता है जो उस विशिष्ट पद के लिए सबसे ज्यादा योग्य होता है, जो उस विशिष्ट पद के लिए क्या सबसे ज्यादा योग्य हो। बात करें हमारे चयन की, तो चयन क्या एक नकारात्मक प्रक्रिया होती है, जो भर्ती तो क्या एक सकारात्मक प्रक्रिया है, जबकि चयन क्या नकारात्मक प्रक्रिया है और इसे एक बाधा दौड़ के रूप में देखा जाता है। इसमें हर चरण पर कुछ न कुछ उम्मीदवार बाहर होते ही जाते हैं, रिजेक्ट करना ही पड़ता है, जिसमें चुने जाने वाले लोगों की संख्या से कहीं अधिक रिजेक्ट होने वाले लोगों की संख्या होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अयोग्य लोगों को बाहर निकालना। चयन का मतलब अयोग्य लोगों को बाहर निकालना होता है। बात करें चयन की प्रक्रिया की, चयन की विस्तृत प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ बात करें, ये कोई एक कदम का काम नहीं होता, मतलब चयन क्या एक छोटा-सा काम नहीं होता, बल्कि एक के बाद एक कई चरणों का एक विस्तृत श्रृंखला होती क्या? चयन।
सबसे पहले क्या किया जाता है चरण 1 में प्रारंभिक छँटनी की जाती है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है, कंपनी के पास आए जो सैकड़ों बायोडाटा है और काम आवेदन पत्र है, उनकी जाँच की जाती है। इसमें कंपनी के पास जो सैकड़ों बायोडाटा है, रिज्यूम्स आए हैं और आवेदन पत्र है, उनकी जाँच की जाती है। उद्देश्य की बात करें, जो उम्मीदवार पद की न्यूनतम योग्यता जैसे उम्र, शिक्षा, अनुभव इनको पूरा नहीं करते, उन्हें शुरुआत में ही बाहर कर दिया जाता है, ताकि आगे की प्रक्रिया में समय और पैसा बच सके। कई बार एक छोटा-सा प्रारंभिक इंटरव्यू भी ले लिया जाता है। क्या किया जाता है? कई बार एक छोटा-सा प्रारंभिक इंटरव्यू भी ले लिया जाता है। किसमें? हमारे प्रारंभिक छँटनी में। फिर चयन परीक्षाएँ होती हैं, सिलेक्शन टेस्ट होते हैं। क्या होता है? सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, चयन परीक्षाएँ। तो इसमें क्या होता है, हमारे प्रारंभिक छँटनी में जो पास हुए लोग होते हैं, उन उम्मीदवारों की क्षमता और कौशल को मापने के लिए एक लिखित या ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाती है। बात करें इसकी, तो इसमें हमारे 4 प्रकार की हो सकती है ऑनलाइन परीक्षाएँ या लिखित परीक्षा। एक तो होता है हमारा इंटेलिजेंट टेस्ट, जिसमें बुद्धि परीक्षा कहते हैं। तो उम्मीदवार का आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, सीखने की क्षमता, निर्णय लेने की ताकत, इन सबको मापा जाता है किसमें? आईक्यू टेस्ट में, इंटेलिजेंट टेस्ट में। फिर रुझान, अभिक्षमता परीक्षा, एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि उम्मीदवार में भविष्य में नया कौशल सीखने की कितनी क्षमता या फिर संभावना है। ये हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तरह से टाइपिंग टेस्ट या फिर इस तरह का कुछ हो सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। फिर बात करते हैं व्यक्तिगत परीक्षा, जो मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें, तो उम्मीदवार की भावनाएँ, उनका आत्मविश्वास, सकारात्मकता, परिपक्वता, मैच्योरिटी और मूल्य कैसे हैं, ये हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट में देखा जाता है। और सबसे ज़्यादा कठिन टेस्ट होता है हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे इंटरव्यू कहते हैं। फिर व्यापार या कौशल परीक्षा की बात करें, ट्रेड टेस्ट की, तो उम्मीदवार के पास वर्तमान में कौन-सा ज्ञान या फिर कौन-सा कौशल है, उसका व्यावहारिक टेस्ट लेना। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए टाइपिंग टेस्ट लेना, अकाउंटेंट के लिए टैली का टेस्ट लेना, तो ये सब हमारे क्या ट्रेड टेस्ट के अंदर आते हैं। तो ये हमने परीक्षा देखी। दूसरा चरण के अंदर तीसरा चरण आता है हमारा कौन-सा? रोजगार साक्षात्कार। रोजगार साक्षात्कार की बात करें, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू की, तो ये क्या होता है उसकी बात करें। परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों का विशेषज्ञों के पैनल, जो एक्सपर्ट पैनल है, उनके साथ आमने-सामने संवाद होता है, फेस टू फेस संवाद होता है। उद्देश्य की बात करें, तो यहाँ उम्मीदवार के आत्मविश्वास और बातचीत करने के तरीके, कम्युनिकेशन स्किल और विषय की गहराई को परखा जाता है। बातचीत के करने के तरीके और विषय की गहराई को परखा जाता है, और ये हमारी क्या दो तरफा प्रक्रिया होती है। रोजगार साक्षात्कार की बात करें, तो ये कैसी होती है? दो तरफा प्रक्रिया होती है। उम्मीदवार भी कंपनी के बारे में अपने सवाल पूछ सकता है। ये हमारे क्या रोजगार साक्षात्कार में हमारे क्या कंपनी के बारे में क्या रोजगार उम्मीदवार भी पूछ सकता है, तो उम्मीदवार से भी पूछा जा सकता है। चौथे चरण की बात करते हैं, या तुम्हारा कौन सा? संदर्भ और पृष्ठभूमि की जांच, मतलब रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक की बात करें, तो एक बार क्या है, ये बात करें इसकी, तो इंटरव्यू के बाद उम्मीदवार के द्वारा दिए गए जो संदर्भ होते हैं, रेफरेंसेज है, उनकी जांच की जाती है। कंपनी उम्मीदवार के पुराने बॉस से बात करती है, उसके कॉलेज के प्रोफेसर्स, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति, इनसे सबसे संपर्क करती है कि कोई कर्मचारी या उम्मीदवार है कैसा है। उद्देश्य की बात करें, तो उम्मीदवार के चरित्र, आचरण और उसके द्वारा बायोडाटा में दी गई जो जानकारी है, उसकी प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना इसका उद्देश्य होता है। फिर आता है निर्णय या सिलेक्शन डिसीजन की बात करें, चयन निर्णय की बात करें, तो ये क्या होता है? तो जो उम्मीदवार टेस्ट, इंटरव्यू और बैकग्राउंड चेक तीनों बाधाओं को पार कर लेते हैं, या जो उम्मीदवार हमारे टेस्ट, इंटरव्यू और बैकग्राउंड चेक इन तीनों बाधाओं को पार कर लेते हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन उम्मीदवार की एक अंतिम सूची तैयार की जाती है और उन्हें चुनने का निर्णय ले लिया जाता है। फिर बात करें, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मतलब मेडिकल टेस्ट होता है। तो इसमें क्या होता है? नौकरी का प्रस्ताव देने से ठीक पहले, इसमें क्या होता है? नौकरी का प्रस्ताव देने से ठीक पहले चयनित उम्मीदवार का मेडिकल टेस्ट, मतलब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराई जाती है। मेडिकल टेस्ट मतलब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराई जाती है। इसके उद्देश्य की बात करें, तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि उम्मीदवार उस विशिष्ट काम को करने के लिए शारीरिक रूप से फिट है या नहीं, और उसे कोई ऐसी संक्रामक या गंभीर बीमारी तो नहीं है, जिससे भविष्य में कंपनी को कोई भारी मेडिकल खर्चा उठाना पड़े। तो ये हमारे क्या चिकित्सा परीक्षण होता है। फिर बात करें नौकरी का प्रस्ताव, जो मतलब जॉब ऑफर दे दिया जाता है। जब इन सबको पार कर लिया जाता है, तो क्या किया जाता है? जॉब ऑफर दे दिया जाता है। तो ये क्या होता है? मेडिकल टेस्ट में फिट पाए जाने के वाले जो उम्मीदवार होते हैं, उनको औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। इसमें हमारे ज्वाइन करने की एक अंतिम तिथि लिखी होती है कि इतनी तारीख तक वो ज्वाइन कर सकता है। फिर बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार अनुबंध की बात करें, ये हमारे 8वां चरण आता है। और बात करें इसकी, तो ये क्या होता है? जब उम्मीदवार जॉब ऑफर स्वीकार कर लेता है, और तो कंपनी और उसके बीच में एक लिखित अनुबंध, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें कंपनी
नौकरी का पद, वेतन, ड्यूटी, नियम, छुट्टियाँ, काम के घंटे, ये सब सारी शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी होती है। यह होता है हमारा कौन-सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार अनुबंध। इसके बाद आता है पदस्थापन और प्रशिक्षण। सबसे पहले क्या आता है पदस्थापन मतलब प्लेसमेंट। पदस्थापन की बात करें तो पदस्थापन का सीधा-सीधा अर्थ होता है कि चयनित उम्मीदवार को वह विशिष्ट कुर्सी, पद या कार्य सौंपना जिसके लिए उसे चुना गया है। बात करें इसके महत्व की तो आवश्यक है यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कर्मचारी की योग्यताएं उस पद की आवश्यकताओं से पूरी तरह मेल खाती हो और सही पदस्थापन कर्मचारी का मनोबल बढ़ाता है, जबकि गलत पदस्थापन क्या करता है कर्मचारी और संगठन दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है। गलत पदस्थापन से क्या होता है कर्मचारी और संगठन दोनों को नुकसान होता है। व्यावहारिक अर्थ में देखें तो जब कोई कर्मचारी पहली बार ऑफिस आता है तो उसे ये बताया जाता है कि यह आपका केबिन है, यह आपकी डेस्क है और आज से आपको ये काम संभालना है, और इसी बात को हम क्या बोलते हैं पदस्थापन कहते हैं। अब देखेंगे हमारे क्या अभिविन्यास अनुस्थापन की बात करें, इंड्यूशन या ओरिएंटेशन की बात करें तो पदस्थापन के तुरंत बाद कर्मचारी को एक बिल्कुल नए माहौल में काम करना होता है। क्या पदस्थापन के बाद तुरंत बाद के कर्मचारी को एक नए बिल्कुल नए माहौल में काम करना होता है जहां वह किसी को नहीं जानता। ऐसे में उसकी जो घबराहट है उसको दूर करने के लिए अनुस्थापन किया जाता है। क्या किया जाता है अनुस्थापन किया जाता है। अनुस्थापन की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या, इंड्यूशन का उद्देश्य क्या है, नए कर्मचारी को घर जैसा माहौल का महसूस कराना, उसे संगठन की संस्कृति में ढालना। क्या जो नए कर्मचारी हैं उसको घर जैसा महसूस कराना, उसे संगठन की संस्कृति या कल्चर में ढालना। बात करें इस दौरान उसे क्या-क्या बताया जाता है? कंपनी का इतिहास बताया जाता है, उसके लक्ष्य और उसकी नीतियाँ बताई जाती है। काम के घंटे, छुट्टियाँ, कैंटीन और सुरक्षा के नियम बताए जाते हैं। बात करें उसके बॉस, सहकर्मी, अधीनस्थ, तो उसके बॉस, सहकर्मियों और अधीनस्थों से उसका परिचय कराया जाता है। अवधि की बात करें इंड्यूशन की तो ये कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों तक हो सकता है। ये कंपनी के आकार पर निर्भर करता है, कंपनी कितनी बड़ी है। छोटी कंपनी है तो कुछ घंटों में हो सकता है और कंपनी बहुत बड़ी है तो कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कौन-सा प्रशिक्षण, जिसे ट्रेनिंग कहते हैं। तो प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट काम को करने के लिए क्या प्रशिक्षण क्या है? एक ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान मतलब नॉलेज, कौशल मतलब स्किल और क्षमता में वृद्धि की जाती है। तो प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान, कौशल और क्षमता में वृद्धि की जाती है। बात करें प्रशिक्षण की जरूरत क्या है, प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो तकनीक और काम करने के तरीके लगातार बदल रहे हैं या तकनीक और काम करने के तरीके लगातार बदल रहे हैं। एक नया कर्मचारी चाहे कितना भी योग्य क्यों ना हो, एक नया कर्मचारी चाहे कितना भी योग्य क्यों ना हो, उसे कंपनी की जो मशीनें हैं, सॉफ्टवेयर, उन पर काम करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। बात करें इसके ट्रेनिंग के फायदे की, इसमें कच्चे माल की बर्बादी कम होती है, दुर्घटनाएँ रुकती है, ये ट्रेंड बनता रहता है, तो उसे पता होता है जो कच्चा माल है उसको बर्बाद कैसे कम करना है, दुर्घटनाएँ कैसे रोकनी है। कर्मचारी का इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है और उसकी पदोन्नति मतलब प्रमोशन के अवसर भी खुलते हैं। अब हम देखें प्रशिक्षण की विधियाँ, मेथड ऑफ ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग किस तरह से की जाएगी। तो प्रशिक्षण की बात करें तो प्रशिक्षण मुख्य रूप से 2 तरीकों से किया जाता है। कितने तरीकों से? 2 तरीके से किया जाता है। एक तो कार्य पर प्रशिक्षण और एक कार्य से परे प्रशिक्षण। पहला था कार्य पर प्रशिक्षण, जिसे हम ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करें, इसका मूल मंत्र होता है कार्य करके सीखना। कार्य करते करते सीखना, ये हमारा ऑन जॉब ट्रेनिंग का हिस्सा है। लर्निंग व्हाइल डूइंग, तो इसमें कर्मचारी को वास्तविक कार्यस्थल जो एक्चुअल वर्क प्लेस है वहां पर काम करते हुए सिखाया जाता है। इसमें कर्मचारी को क्या वास्तविक कार्यस्थल पर काम करते हुए ही सिखाया जाता है। बात करें हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग की, जिसमें और कौन कौन सी तकनीकी काम में ली जाती है। पहला था अप्रेंटिस ट्रेनिंग। क्या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात करें, जिसे नव शिशु कार्यक्रम कहते हैं। नव शिक्षु कार्यक्रम की बात करें तो इसमें सिखाए जाने वाले को एक कुशल कारीगर जो मास्टर वर्कर है उसके अधीन रख देते हैं। जो सीखने वाला होता है उसको हमारे क्या एक जो कुशल कारीगर होता है उसके अधीन रख देते हैं। और यह क्या उन कामों के लिए होता है जहाँ उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, लोहार, इनको क्या एक मास्टर आदमी होता है, मास्टर वर्कर होता है, उसके अधीन रख देते हैं और वहां से देख देख के वो काम सीखता जाता है। फिर आता है कोचिंग, जिसमें हमारा अधिकारी अपने अधीनस्थ को, इसमें अधिकारी या मैनेजर क्या अपने अधीनस्थ को एक कोच की तरह काम में सिखाता है। क्या एक कोच की तरह काम सिखाता है और उसे सही दिशा दिखाता है। इसमें कोचिंग में एक कार्य बदलाव है। जॉब रोटेशन की बात करें तो कर्मचारी को एक डेस्क के विभाग से कर्मचारी को एक डेस्क या
विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जाता है। तो कर्मचारी को एक डेस्क के विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जाता है ताकि वह व्यवसाय के हर हिस्से का काम सीख सके। ताकि वह क्या व्यवसाय के हर हिस्से का काम सीख सके। यह आमतौर पर हमारे कहाँ बैंकों में देखा जाता है कि बैंकों में प्रत्येक कर्मचारी को सारा काम आता है। तो इंटर्नशिप की बात करें तो हमारे शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक कंपनियों इन दोनों के बीच का एक मिला-जुला कार्यक्रम होता है। कौन सा इंटर्नशिप। इसमें हमारे छात्र क्या पढ़ाई के साथ-साथ कंपनियों में जाके व्यावहारिक काम को भी सीखते हैं। तो ये हम देखा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब देखेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग की तकनीकों को एक बार वापस बता दें। कौन-कौन सी है? एक तो हमारा नवशिक्षु कार्यक्रम जिसे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहते हैं। एक हमारा कोचिंग होता है, तीसरा हमारा कार्य बदलाव जॉब रोटेशन होता है और चौथा हमारा कौन सा था? इंटर्नशिप होता है। बात करें अब हमारा दूसरा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात करें जिसे कार्य से परे प्रशिक्षण कहेंगे। कार्य के परे प्रशिक्षण की बात करें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की तो इसका मूल मंत्र क्या होता है? करने से पहले सीखना, काम बाद में करना, पहले सीख के आओ। तो इसे लर्निंग बिफोर डूइंग की बात करें, इसमें हमारे क्या कर्मचारी को वास्तविक कार्यस्थल से दूर रख के इसमें कर्मचारी को क्या किया जाता है? वास्तविक कार्यस्थल से दूर रखा जाता है और एक शांत जगह ले जाया जाता है जैसे कोई क्लासरूम हो और वहां ले जाके उसे सिखाया जाता है। तो इसमें हमारे क्या किया जाता है? इसमें कर्मचारी को वास्तविक कार्यस्थल से दूर रख के किसी शांत जगह जैसे कोचिंग वहां पे सिखाया जाता है। बात करें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की तो उसमें कौन कौन सी तकनीकों को काम में लिया जाता है। पहली तकनीक आती है हमारी प्रकोष्ठ या फिर वेस्टिब्यूल प्रशिक्षण। प्रकोष्ठ या फिर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग की बात करें तो यह इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण होता है जब कर्मचारी को बहुत महंगी, जटिल और खतरनाक मशीन पे काम करना होता है। जब कर्मचारी को क्या हमारे बहुत ही महंगी, जटिल और खतरनाक मशीनों पे काम करना होता है तो उसे सीधे फैक्ट्री में नहीं भेजा जाता बल्कि एक अलग कमरे में बिल्कुल असली मशीन जैसी हमारी डमी मशीनें लगाई जाती है और उस पर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे हवाई जहाज के जो पायलट होते हैं उसको या हवाई जहाज के पायलटों को सिम्युलेटर पर सिखाया जाता है। कक्षा व्याख्यान की बात करें, क्लासरूम लेक्चर्स की बात करें, तो किसी नए विषय, नियम या तकनीक को समझाने के लिए क्या? किसी नए विषय, तकनीक या नियम को समझाने के लिए सेमिनार या फिर क्लासरूम का आयोजन करना, ये हमारे किस में आता है? क्लासरूम लेक्चर्स या कक्षा व्याख्यान के अंदर आता है। तीसरी तकनीक आती है हमारे केस अध्ययन। क्या? केस स्टडी या केस अध्ययन की बात करें तो कर्मचारी को कोई वास्तविक व्यावसायिक समस्या दी जाती है, इसको केस दिया जाता है और उन्हें उसका समाधान खोजने के लिए कहा जाता है। हमारे 3 तकनीकें कौन-कौन सी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की, एक तो प्रकोष्ठ या वेस्टिब्यूल प्रशिक्षण, दूसरा कक्षा व्याख्यान और तीसरा केस अध्ययन या केस स्टडी। अब हम देखेंगे परफॉर्मेंस अप्रेज़ल की बात करें। इसकी परफॉर्मेंस अप्रेज़ल की बात करें, निष्पादन मूल्यांकन की। तो इसकी बात करते हैं इसकी संकल्पना और उद्देश्य की बात करें तो निष्पादन मूल्यांकन क्या है? ये एक व्यवस्थित और निष्पक्ष प्रक्रिया होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? ये हमारी एक बहुत ही व्यवस्थित और निष्पक्ष प्रक्रिया होती है जिसमें किसी कर्मचारी के काम, उसके व्यवहार और उसकी क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये हमारे क्या एक बहुत ही व्यवस्थित और निष्पक्ष प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे किसी कर्मचारी के काम, उसके व्यवहार और उसकी क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। और ये आमतौर पे क्या हमारे एचआर विभाग और कर्मचारी के सीधे बॉस द्वारा किया जाता है। ये कर्मचारी के सीधे बॉस मतलब इमीडिएट बॉस के द्वारा किया जाता है। किसके बीच में? एचआर विभाग और कर्मचारी के सीधे बॉस के द्वारा किया जाता है। कौन सा? परफॉर्मेंस अप्रेजल। बात करें परफॉर्मेंस अप्रेजल के मुख्य उद्देश्य क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वेतन वृद्धि और बोनस के उद्देश्य में पहला उद्देश्य आता है वेतन वृद्धि बोनस की। तो ये तय करता है कि किस कर्मचारी की सैलरी कितनी बढ़ानी चाहिए और किसे कितना बोनस दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है हमारे? वेतन वृद्धि और बोनस। देखते हैं किसको कितनी वृद्धि करें और किसको कितना बोनस दें। फिर पदोन्नति या प्रमोशन की बात करें तो ये पहचाने कि कौन सा कर्मचारी उच्च पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। तो प्रशिक्षण की आवश्यकता की बात करें ट्रेनिंग नीड्स की तो यदि मूल्यांकन में किसी कर्मचारी का प्रदर्शन कमजोर पाया जाता है तो ये पता लगाना कि उसे किस विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता है। प्रशिक्षण की अवस्था की बात करें तो यदि मूल्यांकन में किसी कर्मचारी का प्रदर्शन कमजोर पाया जाता है तो ये पता लगाना कि उसे किस विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। फीडबैक की बात करें तो कर्मचारी को ये बताना कि वह कहाँ अच्छा काम कर रहा है और उसे कहाँ सुधार करने की जरूरत है। ये भी हमारे इसके माध्यम से पता लगाया जाता है। फिर बात करें छटनी या डिमोशन की तो लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको चेतावनी देना और उन्हें करने का आधार तैयार करना। तो लगातार जो खराब प्रदर्शन करते हैं उन कर्मचारियों को चेतावनी देना और उन्हें बाहर करने का आधार तैयार करना। तो ये भी हमारे क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर देखा जाता है।
तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के उद्देश्य की बात करें तो इसके कुछ उद्देश्य है। पहला उद्देश्य हमारा वेतन वृद्धि बोनस, दूसरा हमारा पदोन्नति, तीसरा प्रशिक्षण की आवश्यकता, चौथा फीडबैक और पाँचवाँ छँटनी या फिर डिमोशन है। अब हम देखेंगे जो अप्रेज़ल है, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल इसकी प्रणालियाँ कौन-कौन सी है, मूल्यांकन की प्रणालियाँ कौन-कौन सी है। तो समय के साथ निष्पादन मूल्यांकन के तरीकों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। बात करें इसकी तो इसमें प्रणाली को 2 भागों में बाँटा जाता है। एक तो हमारी कौन-सी है पारंपरिक प्रणालियाँ है। पारंपरिक प्रणालियों की बात करें तो कौन-कौन सी प्रणालियाँ इसके अंदर काम में आती है। तो बात करें इसकी तो ये पुराने तरीके हैं जो मुख्य रूप से हमारे कर्मचारी के व्यक्तित्व, जो हमारे ट्रेड्स और बीते हुए काम, जो हमारा पास्ट परफॉर्मेंस इन दोनों के बीच में केंद्रित होता है। क्या हमारे पारंपरिक प्रणालियाँ। जैसे एक होती है हमारे कौन से रेटिंग स्केल, जो ग्राफिक रेटिंग स्केल की बात करें तो ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली जो अप्रेज़ल तकनीक है और सबसे सरल विधि भी है। इसमें एक फॉर्म होता है जिसमें कर्मचारी के गुण, जैसे समय की पाबंदी, टीम वर्क, काम की गुणवत्ता, व्यवहार इन सबको लिख दिया जाता है और मैनेजर क्या इन गुणों के आधार पे 1 से 5, 1 का मतलब खराब, 3 का मतलब औसत और 5 का मतलब उत्कृष्ट, इन पैमानों पर रेट करता है। और ये क्या सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली विधि है जिसे रेटिंग स्केल, ये ग्राफिक रेटिंग स्केल भी कहते हैं। दूसरी विधि आती है हमारे कौन सी रैंकिंग विधि। दूसरी विधि कौन-सी आती है? रैंकिंग विधि की बात करें, तो ये क्या है? इसमें हमारे कर्मचारी की तुलना किसी मानक मतलब स्टैंडर्ड से नहीं, बल्कि आपस में एक-दूसरे से ही की जाती है। कैसे? एक-दूसरे से की जाती है। प्रक्रिया की बात करें तो मैनेजर अपने अधीन काम करने वाले मैनेजर क्या? अपने अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारी को उनके प्रदर्शन के आधार पे रैंक देता है। जैसे 1 नंबर पर सबसे अच्छा कर्मचारी और सबसे नीचे सबसे खराब कर्मचारी को गिना जाता है। तीसरी होती है हमारी कौन-सी? कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जिसे सीआर कहते हैं या गोपनीय रिपोर्ट की बात करें। तो ये क्या है? ये विधि हमारे मुख्य रूप से जो सरकारी विभाग होते हैं, उनके में उपयोग में ली जाती है। और प्रक्रिया की बात करें, इसमें क्या होता है वरिष्ठ अधिकारी जो सुपीरियर है, साल के अंत में अपने जूनियर के काम, व्यवहार और चरित्र के बारे में एक सीलबंद रिपोर्ट बनाता है। कर्मचारी को आमतौर पे क्या है, ये नहीं बताया जाता है कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। जब तक कि बहुत ही कोई नकारात्मक बात ना हो, तब तक नहीं बताया जाता है। इसे हम गोपनीय रिपोर्ट या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। ये तो हमारे पारंपरिक प्रणाली हो गई। कौन-कौन सी पारंपरिक प्रणाली? 3 प्रणालियाँ थी। गोपनीय रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, दूसरी हमारी कौन-सी रैंकिंग विधि और तीसरी थी हमारी रेटिंग स्केल या ग्राफिक रेटिंग स्केल। अब हम देखेंगे कौन-सी आधुनिक उद्देश्य और आधुनिक प्रणाली की बात करें, मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें, तो ये तरीके अधिक वैज्ञानिक, निष्पक्ष और भविष्योन्मुखी हैं। इसमें हमारे क्या कर्मचारी की कमियों को ढूँढने की से ज़्यादा क्या उसके विकास पे जोर दिया जाता है। इसमें हमारे क्या कर्मचारी की कमियों को ढूँढने से ज़्यादा क्या किस पे जोर दिया जाता है? उनके विकास पर जोर दिया जाता है। पहली तकनीक आती है इसकी आधुनिक प्रणालियों में एमबीओ मतलब उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन की बात करें तो ये क्या है? वैसे तो हम पहले भी देख चुके हैं। इस अवधारणा को प्रसिद्ध प्रबंध विचारक पीटर ड्रकर ने दिया था और ये परिणामों पे केंद्रित होती है। प्रक्रिया की बात करें तो साल की शुरुआत में मैनेजर और कर्मचारी मिलकर कुछ विशिष्ट लक्ष्य तय करते हैं। जैसे इस साल हमें 100 नई कारें बेचनी है। साल के अंत में कर्मचारी का मूल्यांकन इस बात पे होता है कि उसने जो लक्ष्य तय किए गए थे उन लक्ष्यों में से कितना लक्ष्य हासिल किया है। लाभ की बात करें तो चूंकि लक्ष्य क्या है कर्मचारी ने खुद मिलकर तैयार किए हैं इसलिए वो काम करने के प्रति ज्यादा प्रेरित होगा। फिर बात करें 360 डिग्री मूल्यांकन की। इसकी 360 डिग्री मूल्यांकन की बात करें तो ये क्या है? ये सबसे आधुनिक और पारदर्शी विधि होती है। और बात करें इसकी तो पारदर्शी तरीके में हमारे बॉस मूल्यांकन करता है जिसमें हमारा पक्षपात हो सकता है। 360 डिग्री मूल्यांकन होता है, इसमें हमारे क्या बॉस मूल्यांकन करता है, इसलिए क्या इसमें पक्षपात होने की संभावना ज्यादा होती है। बात करें इसकी प्रक्रिया की तो इसमें कर्मचारी का मूल्यांकन सभी दिशाओं मतलब 360 डिग्री से होता है। मतलब उसे खुद से भी मूल्यांकन करवाया जाता है। पहले तो सेल्फ अप्रेज़ल होता है, खुद को मौका दिया जाता है। फिर बॉस देता है, सहकर्मी, अधीनस्थ जूनियर, जो ग्राहक ये सब मिलके उसको नंबर देते हैं। लाभ की बात करें, इससे कर्मचारी की एकदम सटीक और निष्पक्ष तस्वीर सबके सामने आती है। 360 डिग्री मूल्यांकन की। फिर आता है निष्पादन मूल्यांकन से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों की बात करें, चैलेंजेस की बात करें। तो एक हेलो इफेक्ट आता है, एक आता है हमारा हॉर्न इफेक्ट। हेलो इफेक्ट या हॉर्न इफेक्ट की बात करें तो हमारे निष्पादन मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, इसमें कौन-कौन सी कमियाँ आती हैं, उनकी बात करें। तो एक इफ़ेक्ट आता है हमारे पास हेलो इफ़ेक्ट। हेलो इफ़ेक्ट की बात करें, जो हमारे देवता होते हैं, भगवान होते हैं, यदि आपने उसके उनके सर के पीछे एक गोल सा चक्र देखा होगा, प्रभामंडल जिसे हिंदी में कहते हैं, जिसे हेलो कहते हैं। तो उस इफ़ेक्ट की बात करें, तो कई बार मैनेजर कर्मचारी की किसी एक खास खूबी, जैसे वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, उस बात से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं, किसी खास बात से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं
कि उसे उसकी दूसरी कमियाँ हैं, वो न दिखती ही नहीं है। उसे उसके अन्य कमियों को नज़रअंदाज कर देता है और उसे पूरी तरह से अच्छी-अच्छी रेटिंग देता है। इससे हमारे क्या मूल्यांकन की एक बहुत बड़ी त्रुटि देखने को मिलती है। इससे हमारे क्या मूल्यांकन की एक बहुत बड़ी त्रुटि सबके सामने आती है, जिसे हम कहते हैं हेलो इफ़ेक्ट। दूसरा हॉर्न इफ़ेक्ट कहते हैं। ये हमारे हेलो इफ़ेक्ट का बिल्कुल उल्टा है कि कोई भी एक गंदी आदत है किसी कर्मचारी को, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं है, मतलब वो उसका काम से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन मैनेजर को उसकी वो गंदी आदत पसंद नहीं है। ऐसे कोई जैसे कर्मचारी है, वो पीली शर्ट पहन के आता है, लेकिन मैनेजर को वो पीली शर्ट पसंद नहीं है, लेकिन शर्ट के कलर का काम से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो उसे पसंद नहीं है, इसी वजह से वो इसको रेटिंग कम दे सकता है। तो जहाँ एक बुरी आदत के कारण पूरे मूल्यांकन को खराब कर दिया जाता है, इससे हम कहते हैं हॉर्न इफेक्ट। बात करें निरंतर प्रक्रिया की, किसकी बात करें? निरंतर प्रक्रिया की बात करें, तो आधुनिक एचआर मैनेजमेंट मानता है कि मूल्यांकन साल में केवल एक बार फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि लगातार मिलने वाला फीडबैक होना चाहिए। अब हम बात करेंगे मानव संसाधन की आधुनिक प्रवृत्तियां, जो मॉडर्न ट्रेंड्स इन एचआरएम की बात करें, तो बदलते समय और तकनीक के साथ एचआरएम में बहुत सारे बदलाव आए हैं, जिसमें कौन कौन से? एक तो हमारा ई एचआरएम और HRIS, ये दो तकनीकें हैं, इनकी बात करते हैं, जो हमारे आधुनिक प्रवृत्तियां उनकी बात। मानव संसाधन का पूरी तरह से डिजिटलीकरण हो गया है। क्या मानव संसाधन का पूरी तरह से डिजिटलीकरण हो गया है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो? विस्तृत अर्थ की बात करें, HRIS की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कर्मचारी के डेटा को एक जगह मतलब क्लाउड पर सुरक्षित रखता है। किसको? कर्मचारी के डेटा को। फिर कर्मचारी स्वयं सेवा की बात करें, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस की, तो अब कर्मचारी को अपनी पे स्लिप निकालने, छुट्टी का आवेदन करने, टैक्स डिक्लेरेशन करने के लिए एचआर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वे अपने मोबाइल ऐप पोर्टल से खुद ये सब देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इससे हमारे क्या एचआर का प्रशासनिक समय बचता है और पारदर्शिता भी आती है, कर्मचारी कभी भी इसको चेक कर सकते हैं। फिर हाइब्रिड और रिमोट वर्क की बात करें, किसकी? हाइब्रिड और रिमोट वर्क की बात करें, तो काम करने की जगह वर्क प्लेस की परिभाषा अब बदल चुकी है। विस्तृत अर्थ की बात करें तो रिमोट वर्क का अर्थ है कि पूरी तरह से घर या कहीं से भी काम करना। क्या? ऑफिस की बजाय क्या घर पे भी या फिर कहीं से भी काम करना, ताकि जबकि क्या हाइब्रिड का अर्थ होता है कुछ दिन ऑफिस में कुछ दिन घर से काम करना। तो आप बात करें रिमोट वर्क का मतलब होता है ऑफिस की बजाय क्या कहीं से भी काम करो, और हमारे हाइब्रिड वर्क का मतलब होता है कि कुछ दिन ऑफिस में काम करो कुछ दिन घर से काम करो। एचआर के लिए नई चुनौतियां क्या आ रही है हमारी? इस वर्चुअल टीम को प्रबंधित करने के लिए एचआर को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो लोग घर से काम कर रहे हैं वे कंपनी की संस्कृति से कटे हुए महसूस ना करें, उनको लगे ना कि वो कहीं काम कर रहे हैं। इसके अलावा काम के घंटों के बजाय आउटपुट पर नजर रखने के नए नए तरीके खोजे जाने चाहिए। हाइब्रिड और रिमोट वर्क के बारे में देख लिया। फिर एचआर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, किसकी? एचआर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो एआई ने भर्ती और कर्मचारी प्रबंधन की गति को कई गुना बढ़ा दिया है। एआई ने क्या भर्ती और कर्मचारी प्रबंधन की जो गति है इसको कई गुना बढ़ा दिया है। फिर बात है एटीएस की, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम की, तो जब किसी पद के लिए हजारों रिज्यूम आते हैं या जब किसी पद के लिए हजारों रिज्यूम आते हैं, तो इंसान के लिए उन्हें पढ़ना असंभव है। तो एआई आधारित एटीएस सॉफ्टवेयर या एआई आधारित जो एटीएस सॉफ्टवेयर है, ये कीवर्ड्स के आधार पर सेकंडों में सबसे ज्यादा योग्य जो रिज्यूम है उनको छांट के आगे ले आता है। तो एचआर में हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको भी शामिल करना चाहिए। फिर बात करें चैटबॉट्स की, तो एचआर चैटबॉट्स की बात करें, तो कर्मचारी के रोजमर्रा के सवाल जैसे मेरी छुट्टियां कितनी बची है, पॉलिसी क्या है, इन सब का जवाब देने के लिए एआई चैटबॉट्स का उपयोग किया जाना चाहिए, जो हमारे क्या 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध हो। फिर बात करें गिग इकोनॉमी की, इसकी गिग इकोनॉमी की बात करें, जो हमारे सबसे ज्यादा ज्वलंत प्रश्न होता है गिग इकोनॉमी का, तो क्या है ये? नौकरी की पारंपरिक सोच बदल रही है। नौकरी या जॉब की क्या पारंपरिक सोच बदल रही है? बात करें इसके अर्थ की, तो कंपनी अब 9 से 5 की स्थायी नौकरी नहीं देना चाहती। कंपनी क्या किसी को भी अब क्या 9 से 5 की स्थायी नौकरी नहीं देना चाहती, बल्कि हमारे फ्रीलांसर्स, स्वतंत्र ठेकेदार, जो हमारे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है और प्रोजेक्ट आधारित जो कामगार है उनको काम पे रखती है। काम खत्म और घर जाओ। फायदे की बात करें तो इसमें कंपनियों की निश्चित लागत जो फिक्स्ड कॉस्ट आती है, जैसे पीएफ, ग्रेच्युटी, बीमा का खर्चा, ये सब सारे खर्चे बचते हैं। वही युवाओं को ये आजादी मिलती है कि वे एक साथ कई कंपनियों के प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। एचआर के लिए क्या चुनौती है इसमें? तो इसमें स्थायी कर्मचारियों और गिग वर्कर्स इन दोनों के बीच में तालमेल बैठाना हमारे एचआर की जिम्मेदारी होती है। तो कितने तुम्हारे स्थायी कर्मचारी होने चाहिए और कितने गिग वर्कर्स होने चाहिए, और कौन सा वर्क काम कराएं गिग वर्कर्स से, ये एचआर की जिम्मेदारी है।
फिर विविधता, समता और समावेश की बात करें मतलब DEI मतलब डाइवर्सिटी, इक्विटी और हमारे इंक्लूजन। तो ये हमारे आधुनिक कॉर्पोरेट जगत का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। कौन सा? हमारे DEI। बात करें DEI में डाइवर्सिटी मतलब विविधता की, तो कार्यस्थल पर अलग-अलग लिंग, जाति, धर्म, उम्र और भौगोलिक क्षेत्र के लोगों को काम पे रखना, ये विविधता आती है। समावेश इंक्लूजन की बात करें तो केवल लोगों को काम पे रखना काफी नहीं होता, बल्कि ऐसा माहौल बनाना जहाँ हर कोई सम्मानित और सुरक्षित महसूस कर सके। जिसमें हमारा LGBTQ प्लस समुदाय, दिव्यांगजन मतलब पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज, इनके लिए विशेष सुविधाएं जैसे हमारे व्हील चेयर, रैंप, स्क्रीन रीडिंग और जो नीतियां बनाना, ये सब चीजें शामिल होनी चाहिए। इसको कहते हैं इंक्लूजन। बात करें हमारे व्यावसायिक लाभ की, तो शोध ये बताते हैं कि विविधता वाली जो टीमें होती है, डाइवर्स टीमें, समस्याओं का समाधान अधिक रचनात्मक तरीके से करती है और कंपनी को इससे ज्यादा मुनाफा रहता है। फिर कर्मचारी कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, एम्प्लॉय वेलबींग और मेंटल हेल्थ की बात करें, तो कर्मचारी को ये समझ आ गया है, क्या कर्मचारियों को ये समझ आ गया है कि थका हुआ और तनावग्रस्त कर्मचारी, कर्मचारी कंपनी को समझ आ गया है कि यदि कर्मचारी थका हुआ है और तनावग्रस्त है, तो वो अनुत्पादक है। ये आप कंपनियों को पता है कि थका हुआ और तनावग्रस्त कर्मचारी क्या है? अनुत्पादक, अनप्रोडक्टिव है। इसीलिए क्या बर्नआउट की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाता है किसके? HR के द्वारा। तो काम के अत्यधिक दबाव के कारण होने वाली जो शारीरिक और मानसिक थकावट है, उसको रोकने के लिए HR अब विशेष नीतियां बना रहा है। EAP की बात करें, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, तो कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों के लिए मुफ्त और गोपनीय मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की सुविधा दी जा रही है। फिर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो अब कई कंपनियां क्या अब नो मीटिंग्स डे या फिर छुट्टी के बाद लॉन्ग ऑफ जो राइट टू डिस्कनेक्ट के नियमों को सख्ती से लागू कर रही है कि 6 बजे के बाद कंपनी आपसे संपर्क नहीं करेगी। फिर HR एनालिटिक्स की बात करें, HR एनालिटिक्स या पीपल एनालिटिक्स की बात करें, इसका मतलब है फैसले अब अंदाजे मतलब गट फीलिंग पे नहीं बल्कि डेटा पे लिए जाते हैं। HR विभाग डेटा का विश्लेषण करके ये पता लगाता है कि अच्छे कर्मचारी नौकरी क्यों छोड़ देते हैं और कौन सा कर्मचारी भविष्य में बेहतरीन लीडर बन सकता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने प्रबंधन मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक HR के बारे में, HRP के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।